नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जो लोग चंद्रयान 3 के मिशन के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद से लगातार नेहरू को क्रेडिट देने के पीछे लगे हुए हैं, तो अब वो बेनकाब हो गए हैं। दरअसल आज मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों का अंतरिक्ष मिशन को लेकर के रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए थे, कितने लागत दिए थे, और इसी के साथ ही पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा करीब 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के यहां पर लागत दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, जिससे कि वहां पर स्पेस मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। और इसी का नतीजा है कि साल 2019 के बाद जब चंद्रयान 2 फेल हो जाता है तो तुरंत सिर्फ 3 से 4 वर्षों में एक बार फिर से 2023 में चंद्रयान 3 तैयार हो जाता है और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है मोदी सरकार को भी क्रेडिट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार से फंड ना मिलते तो शायद ये मिशन इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, इसको लेकर के हम आपको एक एक चीज डिटेल्स में बताते हैं कि आखिर कैसे यूपीए गवर्नमेंट के समय कितनी ज्यादा सैटेलाइट्स जो है स्पेस पे भेजी गई थी, कितने ज्यादा उनके द्वारा फंड दिए गए थे साइंटिस्ट को, इसरो को। और अभी अगर पिछले 9 वर्षों की बात करें मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, तो यहां पर कितने ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस पे गए हैं और कितने ज्यादा फंड मोदी सरकार के द्वारा इसरो को दिया गया है, जिसमें से चंद्रयान 3 मिशन भी है और आने वाले मिशन को लेकर के भी अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जिसमें से आदित्य L1 है जो कि सूर्य को लेकर के अध्ययन करेगा। इसी के साथ ही गगनयान मिशन भी है और ये भी बहुत मायने रखता है इसरो के लिए। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में कामयाबियों की रिपोर्ट कार्ड पेश की है। ये रिपोर्ट कार्ड साल 2014 से 2023 के बीच का है। इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से ये बताया गया है कि वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की है। साथ ही 9 वर्षों में लगभग 3,300 करोड़ रुपए की कमाई के साथ भारत द्वारा कई देशों से अंतरिक्ष जगत में की गई साझेदारी का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल का लेखा जोखा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर किया है, जो कि कभी ट्विटर के नाम से जाना जाता था। बता दें कि रिपोर्ट कार्ड की हेडिंग अंतरिक्ष में भारत का शानदार दशक दिया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड के शुरुआत में साल 2020 के 140 स्टार्टअप को लेकर के भी जानकारी दी गई है। इसके फायदे के तौर पर लोगों में अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाना और ब्रह्मांड के बारे में नई खोजें होना भी बताया गया है। और इसी रिपोर्ट कार्ड में भारत की अंतरिक्ष जगत में दुनिया की बाकी देशों में की गई साझेदारियों का जिक्र किया गया है। वही रिपोर्ट कार्ड में यह भी बताया गया है कि भारत अब नासा के नेतृत्व वाले समूह से जुड़ गया है। अब नासा और भारत मिलकर के एक साथ कई सारी अंतरिक्ष खोजों पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत से युवाओं को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। साथ ही इसमें बताया गया है कि SSLV D2 से 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रहों के नाम है EOS-7, आजादी S82 और जानस 1, और इन तीनों की लॉन्चिंग में 750 छात्राओं ने अपना योगदान भी दिया है। 25 नवंबर 2022 को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उड़ान का दिन बताया गया है। इस दिन प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना की गई है। आपको बता दें कि इस जारी रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े देश के अलग अलग स्थानों पर संस्थानों में 603 छात्रों ने एडमिशन लिया है। यह संस्थान त्रिवेद्यम, जम्मू और अगरतला में मौजूद है, जहां पढ़ने वाले छात्रों का 100% प्लेसमेंट भी किया गया है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि न सिर्फ छात्रों ने पढ़ाई की है, बल्कि उनका 100% प्लेसमेंट भी हुआ है। इस प्रयास को सरकार ने भावी वैज्ञानिकों की पौध तैयार करने का प्रयास बताया है, जिसे युवा विज्ञानी कार्यक्रम नाम दिया गया है। भारत सरकार के मुताबिक चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ज्ञान का भंडार है, जिसका
जिसका डाटा पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मोदी सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक साल 2014 से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की छात्र सैटेलाइट प्रक्षेपण की सीमा 4 हुआ करती थी। यह संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है, यानी कि सीधे 3 गुना। के साथ ही साल 2014 से पहले का 1.2 वार्षिक लॉन्च रेट बढ़ करके 2014 के बाद 7.7 हो चुका है। भारत सरकार के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में कुल 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इन लॉन्चिंग के चलते साल 2014 से अब तक कुल 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई भी हुई है और इस बढ़ोतरी को भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण भी बताया गया है। बता दें कि इस रिपोर्ट कार्ड में भारत के अंतरिक्ष बजट को लेकर के भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की है। साल 2013-14 के लिए सरकार द्वारा ये 5,615 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, जो कि 2023-24 में बढ़ करके 12,543 करोड़ रुपए का हो गया है। भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड में यह भी बताया है कि पिछले 9 वर्षों में अंतरिक्ष के लिए कुल 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इस लॉन्चिंग में 389 उपग्रह सफलतापूर्ण अपनी कक्षा में स्थापित हो गए हैं और यह संख्या साल 2014 से महज 35 थी, यानी कि यहां पर जो पूरा फोकस है पिछले 9 सालों में वो अंतरिक्ष पर बढ़ा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी सरकार के कार्यकाल में देखने को मिला कि जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 जो है विक्रम लैंडर के जरिए सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है, तो जहां पूरी दुनिया इसको लेकर के भारत और इसरो और यहां के प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां दे रही थी और इस बात को लेकर के खुशियां मना रही थी और यहां तक कि पूरे जो भारत के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे थे, तो इस बीच अलग ही राजनीति देश में देखने को मिलती है और यहां पर जो क्रेडिट है वो वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ करके सीधे जवाहरलाल नेहरू को दी जाती है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ऐसे में यह कहा जा रहा था बार बार कांग्रेस के द्वारा, कई सारे उनके द्वारा पोस्ट किए गए और बताए गए कि अगर इसरो ही ना होता तो आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग ही नहीं हो पाती और यह सफलता हाथ भी नहीं लगती। ऐसे में यहां पर समझना बेहद जरूरी ये हो जाता है कि वैज्ञानिक तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन कौन सी सरकार ने उन्हें इजीली फंड मुहैया कराया। जो उनके प्रोग्राम्स थे, चाहे वो स्पेस के प्रोग्राम हो या फिर मून के प्रोग्राम हो या फिर मार्स के प्रोग्राम हो, उनको लेकर के परमिशन और फंड ये भी बेहद जरूरी होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट इसको लेकर के हौसला अफजाई नहीं करती, फंड नहीं देती, परमिशन नहीं देती, तो आखिर ये साइंटिस्ट कैसे इतनी तगड़ी मेहनत कर सकते थे और आज चांद पर इंडिया का तिरंगा लहरा सकता था। तो ऐसे में राजनीति जो है भरपूर देखने को मिल रही है। कोई कहता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले राकेश रोशन गए थे, तो किसी को अंतरिक्ष को लेकर के कोई ज्ञान ही नहीं है, चंद्रयान 3 को लेकर के कोई पता ही नहीं है। तो कोई यह कहता है कि चंद्रयान 3 में जो यात्री गए हैं वो सकुशल पहुंच गए हैं और उनके लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये है विपक्ष का हाल, इंडी गठबंधन का हाल। ऐसे में ये ख्वाब देखते हैं कि साल 2024 में ये चुनाव जीत जाएंगे और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। तो वहीं दूसरी ओर फिल्म आदि पुरुष को भी लेकर के जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आदि पुरुष जो है वो करीब 600 करोड़ रुपए के बजट में बनकर के तैयार हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये मूवी बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिटी है। लेकिन वहीं अगर हम चंद्रयान 3 के कॉस्टिंग की बात करें तो ये 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि आज पूरे विश्व भर में नाम रोशन कर रही है। न सिर्फ विश्व भर में बल्कि उसने चांद पर जाकर के इतिहास रच दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।